नमस्कार। आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे शरीर की हर कोशिका का एक अनिवार्य हिस्सा है और लगभग हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में शामिल होते हैं। चलिए, इस व्याख्यान में हम प्रोटीन की दुनिया को गहराई से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन विषयों को कवर करेंगे। पहला है प्रोटीन्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी हम प्रोटीन की परिभाषा और उसके वर्गीकरण को समझेंगे। दूसरा, अमीनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स, मतलब प्रोटीन जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनते हैं उन अमीनो एसिड्स के गुण और प्रकार जानेंगे। तीसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें हम प्रोटीन की संरचना के विभिन्न स्तरों को देखेंगे। चौथा, क्वालिटेटिव प्रोटीन टेस्ट्स, यानी प्रोटीन का पता लगाने के लिए कौन-कौन से लैब टेस्ट होते हैं। और आखिर में रोल्स एंड रिलेटेड डिजीजेस, जिसमें हम शरीर में प्रोटीन की भूमिका और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, प्रोटीन्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हम प्रोटीन्स की मूल बातें समझेंगे और ये जानेंगे कि उन्हें किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। Proteins are large biomolecules or macromolecules consisting of one or more long chains of amino acid residues. इसका मतलब है कि प्रोटीन्स बड़े बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो अमीनो एसिड की एक या एक से ज्यादा लंबी चेन से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी ये अमीनो एसिड्स आपस में एक खास बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ दिए गए अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे एक अमीनो ग्रुप NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक हाइड्रोजन एटम और एक R ग्रुप जुड़ा होता है जिसे साइड चेन भी कहते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के कार्य। पहला, एक्ट एज एंजाइम्स टू कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस, मतलब ये एंजाइम की तरह काम करते हैं और शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस जैसे कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और स्टोर करने का काम करते हैं, जिसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। तीसरा, डिफेंस फंक्शन, इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी के रूप में शरीर की रक्षा करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने जरूरी प्रोटीन्स जो इतने सारे अलग अलग काम करते हैं, उन्हें वर्गीकरण कैसे किया जाता है। यहाँ प्रोटीन के क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट दिया गया है। बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, मतलब बनावट के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला, कंप्लीट प्रोटीन्स विच कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन क्वांटिटीज सफिशिएंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, यानी कंप्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिनमें शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स सही मात्रा में मौजूद होते हैं। दूसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स विच लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन में एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होती है। इन्हें ऑल्सो क्लासिफाइड एज, यानी दूसरे तरीकों से भी वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सिंपल प्रोटीन्स जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं। दूसरा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा होता है जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन्स, जो सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के टूटने से बनते हैं। इस टेबल में हम ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन के बीच का अंतर देखेंगे। पहला आधार है स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्फेरॉइडल या ग्लोब्यूलर होता है, यानी ये गोलाकार होते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर लॉन्ग फाइबर लाइक होता है, यानी ये लंबे धागे जैसे होते हैं। दूसरा आधार है सॉल्युबिलिटी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब ये पानी में घुल जाते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी ये पानी में नहीं घुलते। तीसरा आधार है फंक्शन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का फंक्शन फंक्शनल होता है, जैसे कि ये एंजाइम या ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन का फंक्शन स्ट्रक्चरल होता है, मतलब ये शरीर को ढांचा और मजबूती प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारे बाल और नाखून। अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। जैसा कि हमने जाना, अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो चलिए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अमीनो एसिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स, अमीनो एंड कार्बोक्सिल, यानी अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
एक अमीनो ग्रुप -NH2 और एक कार्बोक्सिल ग्रुप -COH। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसका मतलब है कि ज्यादातर अमीनो एसिड्स पानी में घुलनशील होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अघुलनशील। दूसरी प्रॉपर्टी है एज एसिड एंड बेस, दे एक्ट एज एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप और बेसिक अमीनो ग्रुप दोनों होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑल द अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन पोजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसका मतलब है कि ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सभी अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी वे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अब हम अमीनो एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहली है निन्हिड्रीन रिएक्शन। When an amino acid is boiled with ninhydrin, a purple-blue pigment is formed. इसका मतलब है कि जब किसी अमीनो एसिड को निन्हिड्रिन के साथ उबाला जाता है तो एक बैंगनी या नीले रंग का पिगमेंट बनता है। ये रिएक्शन अमीनो एसिड्स का पता लगाने के लिए लैब में बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरी है रिएक्शन विद डेंसाइल क्लोराइड। Densyl chloride is used for the identification of N-terminal amino acids of a polypeptide chain. यानी डेंसाइल क्लोराइड का उपयोग पॉलीपेप्टाइड चेन के पहले यानी N-terminal अमीनो एसिड की पहचान करने के लिए किया जाता है। तीसरी है reactions due to COH group. The carboxyl group of amino acids can undergo reactions like decarboxylation and amide formation. इसका सरल मतलब ये है कि अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 निकलती है और अमाइड फॉर्मेशन जैसी रिएक्शंस में भाग ले सकता है। अमीनो एसिड्स को उनकी साइड चेन R ग्रुप के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एसिडिक अमीनो एसिड्स, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इनमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड्स, जैसे आर्जिनिन, लाइसीन, हिस्टिडीन। इनमें एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होता है। तीसरा है हाइड्रोफिलिक या पोलर अमीनो एसिड्स। हाइड्रोफिलिक का मतलब है पानी को पसंद करने वाले। ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। चौथा है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर भागने वाले। ये पानी में नहीं घुलते। पांचवा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जैसे सिस्टीन, मिथियोनीन। इनमें सल्फर एटम होता है। और छठा है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जैसे फेनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। इनमें एक एरोमेटिक रिंग होती है। बेसिक अमीनो एसिड्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा मेमोनिक है, HAL, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसीन। इस निमोनिक को एक बार फिर से देखते हैं। निमोनिक एड है HAL। इसमें H का मतलब है हिस्टिडीन, A का मतलब है आर्जिनिन और L का मतलब है लाइसीन। ये बेसिक अमीनो एसिड्स को याद रखने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अमीनो एसिड्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। These are amino acids that cannot be synthesized by the body and must be supplied in the diet. इसका मतलब है कि ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें भोजन के जरिए लेना अनिवार्य होता है। दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। These are amino acids that can be synthesized by the body. इसका मतलब है कि ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना सकता है। टेबल में दोनों के उदाहरण दिए गए हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक दिया गया है, रिमेंबर एसेंशियल, PVT टिम हॉल। आइए इस दूसरे निमोनिक को भी समझ लेते हैं। यह है PVT टिम हॉल, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद रखने के लिए है। इसमें P है फिनाइलिन के लिए, V है वैलीन के लिए, T है थ्रियोनिन के लिए और इसी तरह बाकी सभी। ये निमोनिक भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे अमीनो एसिड्स की एक सीधी चेन जुड़कर एक जटिल और फंक्शनल 3D शेप बनाती है। प्रोटीन की संरचना के 4 स्तर होते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोटीन। इट इज द सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। यह सबसे सरल स्तर है जो सिर्फ अमीनो एसिड्स के एक सीधी चेन या क्रम को बताता है। दूसरा है सेकेंडरी प्रोटीन।
It occurs when the sequence of amino acids are linked by hydrogen bonds. इस स्तर पर अमीनो एसिड्स की चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से मुड़कर दो तरह के स्ट्रक्चर बनाती है, अल्फा हेलिक्स एक स्प्रिंग जैसा और बीटा शीट एक फोल्डेड शीट जैसा। तीसरा है टर्शियरी प्रोटीन। It occurs when certain attractions are present between alpha helix and pleated sheets. इस स्तर पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में और ज्यादा फोल्ड होकर एक कॉम्पैक्ट 3D शेप बना लेते हैं। और चौथा है क्वाटरनरी प्रोटीन। It is a protein consisting of more than one amino acid chain. यह सबसे जटिल स्तर है जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर एक बड़ा फंक्शनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। अब तक हमने प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स की थियरी पढ़ी। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन में ये जानते हैं कि लेबोरेटरी में किसी सैंपल में इनकी मौजूदगी का पता कैसे लगाया जाता है। इसके लिए कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट्स किए जाते हैं। यहाँ कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट दिए गए हैं। पहला है हीट टेस्ट। When a protein solution is heated, it gets coagulated or precipitated. This process is known as denaturation. इसका मतलब है कि जब प्रोटीन के घोल को गर्म किया जाता है तो वो जम जाता है। इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अंडे को उबालना, जिसमें उसका लिक्विड सफेद हिस्सा ठोस हो जाता है। दूसरा है TCA टेस्ट। A white precipitate is obtained when a protein solution is treated with trichloroacetic acid TCA. यानी जब प्रोटीन सोल्यूशन में TCA डाला जाता है तो एक सफेद अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है। तीसरा है Biuret test. A violet color is obtained when a protein solution is treated with dilute copper sulfate in an alkaline medium. मतलब जब प्रोटीन सोल्यूशन में alkaline medium में कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग आता है। चौथा है hydrolysis test. When a protein is hydrolyzed by treating with acid, it gives different colors with different reagents. इसका मतलब है कि प्रोटीन को एसिड से तोड़ने पर वो अलग-अलग रिएजेंट के साथ अलग-अलग रंग देता है। कुछ और टेस्ट देखते हैं। पांचवा है xanthoprotease टेस्ट। This test is given by proteins containing aromatic amino acids like tyrosine and tryptophan. In this test, a yellow color is obtained. ये टेस्ट उन प्रोटीन्स के लिए है जिनमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें पीला रंग आता है। छठा है Millon's test. This test is specific for the amino acid tyrosine. In this test, a red color is obtained. ये टेस्ट खास तौर पर टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए है और इसमें लाल रंग मिलता है। सातवां है precipitation test. Proteins are precipitated from their solutions by using reagents such as acids, bases, alcohol and heavy metal salts. इसका मतलब है कि एसिड, बेस, अल्कोहल या हेवी मेटल सॉल्ट्स जैसे रिएजेंट्स का उपयोग करके प्रोटीन्स को उनके घोल से प्रेसिपिटेट या अलग किया जा सकता है। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, रोल्स एंड रिलेटेड डिजीजेस। यहाँ हम जानेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं और इनकी कमी होने पर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। चलिए प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की बायोलॉजिकल भूमिकाओं को संक्षेप में समझते हैं। पहला, प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यानी ये कोशिकाओं के संरचनात्मक घटक हैं जो उन्हें आकार और मजबूती देते हैं। दूसरा, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने की इकाइयां हैं। तीसरा, मेनी प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कई प्रोटीन्स एंजाइम और हार्मोन के रूप में काम करते हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। चौथा, दे आर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डाइट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये हमारे भोजन के जरूरी तत्व हैं जो शरीर की ग्रोथ और कामकाज के लिए आवश्यक है। पांचवां, हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन, जो एक प्रोटीन है, फेफड़ों से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब हम प्रोटीन की कमी से होने वाली एक गंभीर बीमारी क्वाशियोरकॉर के बारे में जानेंगे। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण हैं ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब बच्चे का विकास रुक जाता है और उसे भूख नहीं लगती। इसके साइंस यानी संकेत हैं ओडेमा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, थिन लिम्स एंड एनलार्ज्ड लिवर। ओएडेमा का मतलब है शरीर में सूजन, पेट का फूलना, हाथ पैर पतले होना और लिवर का आकार बढ़ जाना। इसके कॉजेज यानी कारण हैं पॉवर्टी, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पुअर न्यूट्रिशन। ये बीमारी गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और कुपोषण के कारण होती है। नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, इट इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक व्हिच अफेक्ट्स चिल्ड्रन एज्ड 1 to 4 years। यानी ये अपर्याप्त प्रोटीन सेवन से होने वाली स्थिति है जो 1 से 4 साल के बच्चों को प्रभावित करती है। प्रोटीन की कमी से जुड़ी 2 और स्थितियों को देखते हैं। पहली है न्यूट्रिशनल ओडिमा,
It is a condition that occurs as a result of a long-term deficiency of protein in the diet. ये एक ऐसी स्थिति है जो भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी के कारण होती है. Symptoms are ओडिमा, डायरिया एंड एनीमिया. इसके लक्षण हैं शरीर में सूजन, दस्त और खून की कमी. Its cure is a protein-rich diet. इसका इलाज प्रोटीन से भरपूर आहार है. दूसरी स्थिति है मरास्मस. It is a type of malnutrition which occurs in children below 1 year of age due to deficiency of protein and carbohydrates. ये एक प्रकार का कुपोषण है जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण होता है. तो प्रोटीन की जटिल संरचना और शरीर में उनकी अनगिनत महत्वपूर्ण भूमिकाओं को समझने के बाद यह विचार करने योग्य प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन का वो एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय की गहराई और प्रासंगिकता को दर्शाता है.